जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में 30 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एनटीपीसी के 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यानी आप लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और एक अच्छा पोस्ट लेना चाहते हैं तो ये आपको एनटीपीसी के तहत ही मिलेगा। एनटीपीसी में नौकरी यदि आप लोग कर लेते हैं रेलवे में एनटीपीसी के तहत तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि एनटीपीसी के तहत रेलवे में इतना अच्छा पोस्ट आते हैं जिसे हम लोग बाबू बोलते हैं। सप्ताह में मात्र 5 दिन ड्यूटी होता है, 2 दिन अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहिए। ऐसा जॉब होता है एनटीपीसी के तहत, ऑफिस वाले जॉब। तो यदि आप लोग को ऑफिस वाले जॉब लेना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। आप देखिएगा कि इनके अधिकांश प्रश्न पिछले वाले शिफ्ट से ही पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग इनसे पहले 5 सेट हम अपलोड कर चुके हैं, वे वीडियो यदि आप लोग देखे होंगे, ये 6ठा वीडियो है, तो आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि रेलवे में जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को दोबारा वे रिपीट करते हैं। यदि रिपीट नहीं भी करते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि राजहरप नीति किसने तैयार किया था। राजहरप नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी बोलते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, तो यानी कि राजहरप नीति जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं, ये किसने तैयार किया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था व्यक्तिगत सिद्धांत नीति। ये व्यक्तिगत सिद्धांत नीति यानी राजहरप नीति क्या होते हैं। राजहरप नीति वैसा एक रूल रेगुलेशन लाया था अंग्रेजों के द्वारा भारत के राजाओं पर कि वैसा राजा जिनका संतान नहीं होते थे, जिन्हें कोई भी संतान नहीं होते थे, जिनका कोई वारिस नहीं होता था, तो उनके राज को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता है, यानी कि अपने राज में मिला लिया जाता था। इसी को बोलते हैं राजहरप नीति। ये नीति कब लाया था, ये 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में राजहरप नीति लाया था। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस राज को हड़पा था, तो सबसे पहले सतारा राज को हड़पा था। सबसे पहले किस राज को हड़पा था, तो सबसे पहले सतारा राज को हड़पा था। तो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतारा राज को कब हड़पा था, तो 1848 ईस्वी में हड़पा था। राजहरप नीति के तहत पहला राज्य जिसे हड़पा गया था तो ये सतारा थे। वहीं पूछ सकता है कि झांसी को कब हड़पा गया था, तो झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प लिया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को कोई संतान नहीं था तो उसको भी हड़प लिया था 1853 ईस्वी में। वहीं पूछे कि अवध को किस आधार पर हड़पा था। अवध को किस आधार पर हड़पा था, यानी अवध में तो संतान थे, अवध के जो राजा थे उनके पास संतान भी था, लेकिन तब पर भी उसे क्या किया था, अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया था, यानी कि अवध को भी हड़प लिया था। उनके पास संतान भी था लेकिन तब पर भी अवध को हड़प लिया था। किस आधार पर, तो इसे कुशासन, यानी कि इनसे अच्छा से शासन नहीं हो रहा है। यानी अंग्रेज लोग बोला कि अवध के जो राजा थे वाजिद अली शाह, वे कुशासन के आधार पर इन्हें हड़प लिया था। कुशासन के आधार पर परीक्षा के लिए पूछता है कि अंग्रेजों के द्वारा कुशासन के आधार पर किस राज को हड़पा गया था, या ऐसे पूछता है इनमें से किस राज को राजहरप नीति के तहत हड़पा नहीं गया था। तो राजहरप नीति के तहत अवध को हड़पा नहीं गया था। अवध को किस आधार पर हड़पा गया था, ये कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। कब, 1856 ईस्वी में हड़पा गया था। तो याद रखिए आप लोग, 1856 ईस्वी में अवध को हड़पा था, किस आधार पर, कुशासन के आधार पर। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। अवध को किस आधार पर हड़पा था, तो ये कुशासन के आधार पर हड़पा था। राजहरप नीति के तहत नहीं, कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया था। वहीं पूछा पंजाब को कब अपने राज्य में मिला लिया गया था। पंजाब वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब को कब अपने राज्य में मिला लिया था, तो पंजाब को 1849 ईस्वी में अंग्रेज ने युद्ध करके अपने राज्य में मिला लिया था। कौन सा युद्ध था वे था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था, तो वे लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत ही पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था, राजहरप नीति के तहत नहीं। इसे युद्ध के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया था। कब, 1849 ईस्वी में। पंजाब को कब मिलाया था, 1849 ईस्वी में। पंजाब को कब मिलाया था, 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा 1849 ईस्वी में अंग्रेज ने अपने राज्य में मिला लिया था। रेल सेवा की शुरुआत किया था। झांसी को 1853 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया था, युद्ध के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में हराया था और राजहरप नीति के तहत अपने राज्य में मिला लिया था। चिलियानवाला की लड़ाई भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। तो इतना क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी से आप लोग याद रखिएगा। अब डलहौजी से रिलेटेड कोई प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग जरूर बना दीजिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
दूसरा नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या जाना जाता है। यानी कोई भी सामान हम लोग मोबाइल से या लैपटॉप पर से कोई सामान हम लोग खरीदते हैं ऑनलाइन के जरिए, तो ऑनलाइन के जरिए कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजन क्या है, तो अमेजन भी ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा क्या है, मिंत्रा भी ई कॉमर्स कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सभी कौन सा कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। 3 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2019 में पर्यावरण दिवस कहाँ आयोजित किया गया है। 2019 में पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु क्या है। तो पता नहीं इस प्रश्न में एनटीपीसी को क्या रखा है। इनसे हर एक प्रश्न, हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस का आयोजन किस देश में किया गया, इनकी थीम क्या है। ऐसा ऐसा प्रश्न देखिए रेलवे एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। यही प्रश्न पीछे भी था, उसमें 2020 का थीम पूछा था, इसमें 2019 का थीम पूछा है। तो आप लोग को 2024 का थीम याद रखना, 19 वाला नहीं याद रखना, 2024 वाला थीम याद रखना है। 2024 को थीम थे भूमि पुनः स्थापन, भूमि पुनः स्थापन, भूमि पुनः स्थापन, मरुस्थलीय और सूखे से निपटाना। भूमि पुनः स्थापन जगह का मैं इसलिए नहीं हम लिख पा रहे हैं। भूमि पुनः स्थापन, मरुस्थलीय और सूखे से निपटना, थोड़ा लंबा इसका थीम है। भूमि पुनः स्थापन, मरुस्थलीय और सूखे से निपटना। एक बार फिर से सुन लीजिए, भूमि पुनः स्थापन, मरुस्थलीय और सूखे से निपटना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भूमि पुनः स्थापन और मरुस्थलीय सूखे से निपटना। 2024 में पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि इसका होस्ट कंट्री कौन है, पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री कौन है, तो ये होस्ट कंट्री कौन है, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका होस्ट कंट्री है, सऊदी अरब, सऊदी अरब इसका होस्ट कंट्री है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सऊदी अरब इसका होस्ट कंट्री है। 2024 में सऊदी अरब इसका होस्ट कंट्री है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए तो 4 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न बोल रहा है अंग्रेज और मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए थे। अंग्रेज और मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए थे, तो अंग्रेज और मैसूर के साथ टोटल 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन सा युद्ध था, तो मैसूर को पहले कर्नाटक बोलते थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69। याद रखिए आप लोग, 1767 से 1769, 1767 से 1769। 1767 1769। 1780 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, 1790 से 1792, 1790 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, 1799 हुआ था चतुर्थ आंग्ल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। प्रथम और द्वितीय हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, आप लिख देते हैं अली के बीच में। प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था हैदर अली के बीच में। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हुआ था 3 नंबर के और 4 नंबर के हुआ था टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। तो याद रखिए आप लोग, परीक्षा में पूछता है कि इनमें कौन सा युद्ध हैदर अली के बीच हुआ था। पहला और दूसरा, पहला नंबर के और दूसरा नंबर के हैदर अली के बीच हुआ था। तीसरा नंबर के और चौथा नंबर के टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ये आप लोग याद रखिए। परीक्षा में पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, ये 4 नंबर के बीच में हुआ था 1799 ईस्वी वाला में। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछ देता है किस युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी। ये भी इसके टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली के बेटा थे टीपू सुल्तान। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में होते हैं, यानी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। और कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन परीक्षा में ऐसे पूछता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में दिए जाते हैं, पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरा फिजिक्स में दिए जाते हैं। तीसरा केमिस्ट्री में दिए जाते हैं।
चौथा बायोलॉजी में दिए जाते हैं, बायो में दिए जाते हैं। पाँचवा हो गया आपका शांति में दिए जाते हैं, पीस शांति में दिए जाते हैं। और चौथा पाँचवा शांति में दिए जाते हैं और छठा इकोनॉमिक में दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। तो परीक्षा में ये पूछता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि WHO के द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया WHO द्वारा 2019 में। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है, आपको पूछेगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पूछे टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। 2030 तक भारत मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है भारत। चलिए तो हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न बोल रहा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है। ये मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक है। वहीं पूछे बिल गेट किसका संस्थापक है। तो बिल गेट किसका संस्थापक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है कौन, बिल गेट। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, ये बिल गेट। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के संस्थापक कौन है, ये टिम बर्नर्स ली WWW के संस्थापक। और माइकल एस डेल, ये डेल कंपनी के संस्थापक है माइकल एस डेल। स्वच्छ भारत मिशन, ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट आ गया। 8 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया गया है। हूबहू यही प्रश्न पीछे वाले शिफ्ट में था, फिर दोबारा यह शिफ्ट में फिर दोबारा यह क्वेश्चन आ गया। तो स्वच्छ भारत मिशन का संस्थापन महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 की ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, उसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए 9 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, यानी कि दहेज प्रथा पर रोक अधिनियम कब आया था। तो दहेज प्रथा पर रोक अधिनियम कब आया था, ये 1961 ईस्वी में आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में। पहली बार इसी अधिनियम के तहत संयुक्त अधिवेशन बैठाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था, 1961 में। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कब आया था, 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था, तो 1961 ईस्वी में पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। किस विधेयक पर, तो किस विधेयक पर, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम विधेयक पर 1961 ईस्वी में पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन संविधान किस अनुच्छेद में है, तो संविधान का अनुच्छेद 108 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 10 नंबर के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य सबको पता है, ये केरल है। केरल में कितना प्रतिशत, तो केरल में जो है 93% साक्षर है। केरल कितना प्रतिशत साक्षर है, ये 93% से ज़्यादा साक्षर है। वहीं लक्षद्वीप कितना साक्षर है, ये 92% से साक्षर है। लक्षद्वीप कितना प्रतिशत साक्षर है, तो ये 92% साक्षर है। तो पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है। वही राज्य में पूछे तो राज्य केरल हो गया। सबसे कम शिक्षित राज्य हो गया बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है। चलिए तो 11 नंबर का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील आप लोग बताइए कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं पूछे कि आप लोग से केरल से पूछे केरल में कौन सा झील स्थित है, तो पेरियार झील कहाँ स्थित है, पेरियार झील केरल में स्थित है। ये कई एग्जाम पूछा गया है, पेरियार झील कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है।
12 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर गैस का निर्माण करता है और जिस चूने का पानी दूधिया कर देता है। तो परीक्षा में यही पूछता है कि कौन सा गैस जो चूने का पानी को दूधिया कर देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चूने का पानी को दूधिया कौन गैस करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है चूने के पानी को दूधिया। अब कहता है कि चॉक पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सा गैस मिलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, यानी चूने के पानी को दूधिया कर देगा, कहीं ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो चॉक पाउडर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में HCl गैस को हम लोग मिला देते हैं, तब वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सा पाउडर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में HCl की अभिक्रिया करेंगे, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, यानी कि वे चूने के पानी को दूधिया कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो वही क्वेश्चन कराएगा 1 मिलियन चॉक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट की किस गैस का अभिक्रिया कराया जाए तो चूने के पानी को दूधिया हो जाता है, तो HCl गैस की अभिक्रिया कराई जाती है। 13 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो ये लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी कब बना था तो 1913 ईस्वी में बना था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1931 ईस्वी में बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी 1931 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहाँ किया था तो ये कराची में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुए थे तो ये कराची में हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनसे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो पहली बार जो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्ली सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले तीसरा महिला अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस में टोटल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया था। पहला किसने किया था तो पहला एनी बेसेंट ने किया था। दूसरा किसने किया था तो दूसरा सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने दूसरा किया था और तीसरा नेल्ली सेन गुप्ता ने किया था। तो 1931 ईस्वी में नेल्ली सेन गुप्ता ने किया था, इसका अलग ईस्वी है। तो पहला बेनी बेसेंट ने किया था, दूसरा सरोजिनी नायडू ने किया था, तीसरा नेल्ली सेन गुप्ता ने किया था। सरदार वल्लभ भाई कब किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस कब किया था तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार किए थे, हरिपुरी और तिरपुरी। हरिपुरी अधिवेशन 1938 में किया था। हरिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 ईस्वी में किया था और तिरपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 ईस्वी में किया था। बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस टोटल 2 बार किया था, 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी की भी कहानी है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीताराम मैया को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में। सभी व्यक्ति चाहते थे, कांग्रेस के सभी व्यक्ति चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जीते और महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सीताराम मैया जीते, लेकिन लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ही जीता था। 1939 ईस्वी में किसने जीता था, किसने जीत हासिल की थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने में, किसने जीत क्या हासिल की थी जो सुभाष चंद्र बोस ने हासिल किया था। लेकिन महात्मा गांधी इसी अधिवेशन में बोल दिया कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार महात्मा गांधी का हार है। ये बात सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोला कि हम कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करेंगे और वह त्याग दे दिया। तब जाकर के सभी व्यक्ति ने डिसाइड किया कि अब कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करेगा। तो उस समय में जो व्यक्ति थे 1939 में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता नहीं किया था, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किया था 1939 में। तो कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता नहीं किया था, लेकिन अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। क्यों किया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीताराम मैया के बीच में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीताराम मैया के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गया और महात्मा गांधी ने बोला सुभाष चंद्र बोस की जीत यानी कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार हमारी हार है। तो इसी बात को सुभाष चंद्र बोस अपना दिल पर ले लिया और वे कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। बाद में कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता किया था। तो 1939 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 15 नंबर का प्रश्न फिर दोबारा पूछ दिया। यह प्रश्न पीछे पूछा गया था, लेकिन फिर दोबारा आ गया। तो इसको हम लोग आप लोगों को कैसे याद दिलाए थे, इसको ऐसे याद दिलाए थे, ऐसे करके भारत का नक्शा बना लीजिए, ऐसे करके भारत का नक्शा बनाइए पहले, उसके बाद ये खुद ब खुद याद हो जाएगा आपका। यह भारत का मान लीजिए नक्शा है, भारत का नक्शा है। यहाँ पे है श्रीलंका, एस मतलब श्रीलंका, यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे है मालदीव, एम मतलब मालदीव।
यहाँ पे पाकिस्तान, पी मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर में जस्ट यहाँ पर अफगानिस्तान, ये मतलब अफगानिस्तान। यहाँ पे 2 देश है, एक नेपाल है एक भूटान, एन मतलब नेपाल, बी मतलब भूटान। और यहाँ पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में है म्यांमार और भारत, ये हुआ अपना भारत। तो टोटल कितने देश हो गए? 8 देश। 2 देश नीचे में श्रीलंका और मालदीव, 2 देश नीचे में हो गया श्रीलंका और मालदीव। 2 देश इधर साइड में हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 2 देश यहाँ पे हुआ नेपाल और भूटान। 2 देश अपना, एक भारत हुआ एक बांग्लादेश हुआ। टोटल कितने देश हो गए? 2 2 4 2 6 2, भारत और बांग्लादेश लगा करके 2 8 हो गया। तो यह 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, तो 2 चौके और 2 इधर हुआ, बांग्लादेश और भारत। 2 टोटल कितने देश हो गए? टोटल 8 देश हो गए। तो सार्क में कितने देश हो गए? 8 हुए। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन में अधिक ऑप्शन देता है, इनमें कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो म्यांमार और चीन। चीन ऊपर में है, भारत के ऊपर में चीन है, यहाँ पर चीन है, तो वे सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क में टोटल कितने देश हो गए? सार्क में टोटल 8 देश हो गए। कौन कौन देश हो गया? 2 नीचे में हो गया, 2 नीचे में हो गया कौन? भारत, श्रीलंका और मालदीव। 2 इधर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 2 ऊपर हो गया नेपाल और भूटान। एक म्यांमार, एक बांग्लादेश हो गया, दूसरा भारत हो गया। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 16 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के वाले पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया? तो पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया? तो ये 15 शहरों का चयन किया गया। तो उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 17 नंबर का प्रश्न फिर दोबारा रिपीट हो गया। 17 नंबर प्रश्न इस बार दोबारा पूछा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा से किया गया था, जो 2016 इसमें। हरियाणा से इसलिए किया कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, वहाँ लड़कियों की संख्या सबसे कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2016 इसमें किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था? ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही 2016 में इसमें किया गया था, 22 जनवरी को। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2016 इसमें किया गया था। इसमें खाता खोला जाता है, लड़कियों के लिए खाता खोला जाता है। जिस लड़की की उम्र 10 साल से कम है उनके लिए खाता खोला जाता है, जिसमें 1.5 लाख रुपये जमा किए जाते हैं। चलिए, तो 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1985 में हुआ था। तो यह क्वेश्चन फिर एक ही शिफ्ट में 2 बार पूछ दिया कांग्रेस से। इससे पहले था 1931 में अध्यक्षता किसने किया था? तो कराची में किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो ये 1885 ईस्वी में, दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पहला अधिवेशन अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी ने पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए, तो 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति गठन कब किया गया था? तो भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति, इसरो समिति बोलते हैं, इसरो समिति गठन कब किया गया था? तो ये 1962 इसमें किया गया था। इसरो का पूरा नाम था भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति। इसे बाद में 1969 इसमें इसरो किया गया। इसरो की स्थापना 1969 इसमें किया गया था, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1969 इसमें इसरो की स्थापना किया गया था। भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति का गठन 1962 इसमें किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 इसमें किया गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना, इसरो का स्थापना किसने किया था, यानी इसरो के पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का पिता कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। 20 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसमें पूछ दिया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था। आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ देगा कि इसको शुभारंभ हुआ कब था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुरुआत 1999 इसमें हुआ था। किसने किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होता क्या है? ये जो अपना भारत है, ये अपना भारत है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसको जोड़ना, इसको सड़क मार्ग के जरिए जोड़ना, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उत्तर से दक्षिण तो जोड़ना और पूरब से पश्चिम तक सड़क मार्गों के द्वारा जोड़ना। ये शुरुआत किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 1999 ईस्वी में। 21 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि R.K. नरन का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा था? तो R.K. नरन का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इंग्लिश एंड टीचर, ये भी R.K. नरन के लिए है। मालगुडी डेज की R.K. नरन, द गाइड भी R.K. नरन है। इसका पहला उपन्यास जो है ये स्वामी एंड
फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड आर के नारायण का पहला उपन्यास है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाइड के लेखक कौन है, तो ये भी आर के नारायण है। स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक कौन है, तो ये भी आर के नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, ये आर के नारायण है। इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है, तो ये भी आर के नारायण है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द गाइड। कई एग्जाम पूछा गया द गाइड के लेखक कौन है, ये आर के नारायण है। इनमें कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, तो कथक कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है, ये उत्तर। कथकली कहाँ है, ये केरल का है। कथकली कहाँ है, ये केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम कहाँ है, ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ है, ये तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश हो गया, कथकली केरल हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। 24 नंबर के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर के प्रश्न बोल रहा है किस भाग में भारत के नागरिकता के मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, ये हमको बताना है। तो भाग एक में क्या है, भाग एक में क्या है, भाग एक में बोला गया भारत के राज्य और संघ, यानी भारत राज्यों का संघ है, ये भाग एक में बोला गया। भाग दो में नागरिकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाग दो में क्या है, तो भाग दो में नागरिकता है। क्वेश्चन पूछ चुका है, पिछले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था भाग दो में क्या है, तो भाग दो में है नागरिकता। भाग दो में क्या है, तो भाग दो में नागरिकता है। भाग तीन में क्या है, तो भाग तीन में है मौलिक अधिकार। भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो क्वेश्चन पूछता है नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक। वहीं भाग 4 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में। आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। 25 नंबर का प्रश्न बोल रहा है मीथेन का सूत्र क्या है, तो मीथेन का सूत्र क्या है, जिसे हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। तो मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होता है CH4, यानी कि CnH2n प्लस 2, ये इसका जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। एल्केन से होता है मीथेन। एक यहाँ बैठाइएगा C1 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि C1H4 हो गया। तो मीथेन का सूत्र होता है C1H4। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र का एक हिस्सा है, यानी कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को तो कहेंगे नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आ गया कृषि सेवा क्षेत्र में नहीं आता। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आ गया, तो द्वितीय क्षेत्र भी होगा नहीं। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, औद्योगिक है। ये क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है कि औद्योगिक औद्योगिक को किस क्षेत्र में रखा गया, तो औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक ये न्यूटन है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। 29 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, केल्विन पैमाने में पानी का हिमांक बिंदु क्या है, यानी प्रश्न कह रहा है कि पानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन पूछ रहा है केल्विन में बताइए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमता है। सेंटीग्रेड को केल्विन में, सेंटीग्रेड को केल्विन में लिखने के लिए 273 डिग्री जोड़ा जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 जोड़ेंगे तो 273 केल्विन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, तो 273 डिग्री को जोड़ते हैं। 273 जोड़ दीजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हो जाएगा 273 केल्विन। तो आप लोग याद रखिएगा, सेंटीग्रेड को सेल्सियस को केल्विन में बदलने के 273 जोड़ते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर 273 को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। 0.15 भी दे सकते हैं, कभी कभी छोड़ भी देता है 15 को। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ, यानी ताजमहल बनना कब शुरू हुआ। तो ताजमहल बनना 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, और 1652 ईस्वी में लगभग 20 साल लगा इसको बनाने में। 1652 ईस्वी में बन के ये रेडी हो गया।
31 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया, ये 1975 ईस्वी में, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। यह क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्ट में पूछा था। पीछे वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्रश्न रिपीट होता है, एक ही प्रश्न कितना बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पीछे में पूछा था, वहाँ पर पूछा था कि भारत का पहला उपग्रह क्या नाम है, तो भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। यहाँ पूछा है कि इसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया। 33 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर का प्रश्न बोल रहा है 33 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि भारत के पूछ रहा है कि भारत की कुल लंबाई कितनी है लक्षद्वीप सहित। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, हम लोग का भारत है, ऐसे करके। तो उधर इधर यहाँ पर लक्षद्वीप हुआ, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ। तो इसको भी हम लोग को जोड़ना है और इसको भी हम लोग को मापना है, इसको भी मापना है। तो ऐसे लगा करके टोटल कितना लंबाई हो गया, तो टोटल कितना लंबाई हो गया 7500। लगभग में कितना हो गया, लगभग आप लोग याद रखिए, लगभग में 7500 हो गया। तो लक्षद्वीप सहित भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई, ये हुआ तट, ये हुआ तट, ऐसे करके इसको हम लोग बोलते हैं तट। ये हुआ तट, ये हुआ और ये हुआ तट, इसको बोलते हैं हम लोग तट। तो भारत की कुल लंबाई कितना है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, 7500 किलोमीटर। यह प्रश्न मैथ से रिलेटेड है, इसको आप लोग पर छोड़ देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके कमेंट कीजिए, इसका कितना आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। 34 नंबर का प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कोशिका खोज किसने किया। तो ये प्रश्न फिर दोबारा रिपीट आ गया। इसके ये 28 या 29 दिसंबर के शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा था। उधर उल्टा करके पूछा था कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था। यहाँ पर पूछा कोशिका खोज किसने किया, यानी कि एक ही प्रश्न को घुमा कर पूछा है। उसमें पूछा था कि पिछले वाले शिफ्ट में पूछा था कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया, यहाँ पूछा कोशिका खोज किसने किया। तो कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। 35 नंबर के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो ये कुंदनकुलम। ये प्रश्न पीछे वाले शिफ्ट में पूछा था, पीछे वाले शिफ्ट में पूछा था कुंदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। वहाँ पर राज्य पूछा था, ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है इसी तरह। तो कुंदनकुलम कहाँ है, ये तमिलनाडु में पूछा। यहाँ पूछा कि नया कौन सा है, तो भारत का अब तक में नया कौन सा, यह कुंदनकुलम है। वहीं पूछा पुराना कौन सा था, पुराना कौन सा यानी पहला कौन सा था, तो पहला कौन सा था, तो ये तारापुर। ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ा चुके आप लोग। तारापुर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तारापुर परमाणु संयंत्र कब बना था, तो ये 1969 ईस्वी में बना था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तारापुर कब बना था, 1969 ईस्वी में बना था। नया कौन सा है, तो नया ये कुंदनकुलम है। कुंदनकुलम है कहाँ पर, यह तमिलनाडु में है। क्वेश्चन भी पूछ चुका है। 36 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया कितने देशों के पास वीटो शक्ति की पावर है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी देश है। टोटल कितने अस्थायी देश है, 5 अस्थायी देश है। 5 अस्थायी देश हो गया, उसके पास ही वीटो शक्ति का पावर है। जो देश अस्थायी है उन्हीं के पास वीटो शक्ति का पावर है। 5 कौन कौन सा देश हो गया, कितने सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश है, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश है। अब पहला तो अमेरिका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया, तीसरा फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और रूस हो गया। टोटल कितने देशों के पास वीटो शक्ति की पावर है, टोटल 5 देशों के पास वीटो शक्ति का पावर है। और अस्थायी देशों की संख्या कितने हैं, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं, 5। और अस्थायी देश कितना है, 10। टोटल मिला कितना हो गया, 15। सुरक्षा परिषद में कितने देश है, 15, जिसमें कि 5 अस्थायी, 10 वो अस्थायी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने अस्थायी है, 5 अस्थायी। आगे आने वाले शिफ्ट में ये पूछ देगा कितने अस्थायी है, तो कितने अस्थायी है, टोटल 10 अस्थायी है। 10 अस्थायी हुआ, 5 अस्थायी हुआ, टोटल मिला के 10 5 15 हो गया। चलिए, तो 38 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ, यानी भारत रत्न कब से दिया जाता है। तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 ईस्वी में से दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023-24 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो 2023-24 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। 5 व्यक्ति के नाम आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन सा व्यक्ति हैं 5। पहला व्यक्ति देख लीजिए, पहला व्यक्ति है पीवी नरसिम्हा राव, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। दूसरा व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। दूसरा व्यक्ति कौन सा है, चौधरी चरण सिंह। तीसरा व्यक्ति एम एस स्वामीनाथन। श्वेत हरित क्रांति के जनक एम एस
स्वामीनाथन। तीसरा व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा व्यक्ति है लाल कृष्ण, जगह का मैं नहीं लिख पा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो चौथा व्यक्ति है जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर। तीसरा व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर। तो इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया 2023-24 में। 39 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लुसेंट का क्वेश्चन, लुसेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका नाम है फाइकस बेगालिसिस। फाइकस बेगालिसिस ये बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम है। 40 नंबर का प्रश्न जो बहुत ही भिविया प्रश्न है, 2019 के अनुसार भारत में कितना क्षेत्र वन होना चाहिए? यानी भारत में कितना क्षेत्र वन होना चाहिए? 2019 में भारत में कितना प्रतिशत वन है? तो 21.67% क्षेत्र भारत में वर्तमान में भी वन है। जितना भौगोलिक क्षेत्र है उनका 21.67 क्षेत्र वन है। लेकिन पूछ रहा है कि होना कितना चाहिए? तो होना कितना चाहिए? 24.39 क्षेत्र होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितना है भारत में वन क्षेत्र? 21.67। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।